नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आभास पॉडकास्ट। इस नए एपिसोड में आज हम आपको जिस शख्स से मिलवा रहे हैं वो सिर्फ इंक्लूजन की बात नहीं करते हैं, वो इंक्लूजन को जीते हैं। हम मिलते हैं राहुल रावल से। राहुल रावल एक कॉरपोरेट लीडर हैं। वो इंक्लूजन एक्सपर्ट हैं, इंक्लूजन एडवोकेट हैं और एक थ्राइव एंड इंक्लूजन के फाउंडर हैं। तो थ्राइव एंड इंक्लूजन क्या है, हम उन्हीं से जानेंगे आज। राहुल ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी में सबको ये करके दिखाया कि इंक्लूजन सिर्फ पॉलिसी मैटर नहीं है, सिर्फ पॉलिसीज में नहीं, इंक्लूजन एक माइंडसेट है। तो जब तक हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं करते हैं, अपने माइंडसेट में बदलाव नहीं करते, अपनी सोच में बदलाव नहीं करते हैं, तब तक सही मायने में इंक्लूजन आ ही नहीं सकती। तो राहुल रावल ऑथर भी हैं। उनकी एक एंथोलॉजी है ब्लू क्रेयॉन्स। ब्लू क्रेयॉन्स उनके एसेज का कंपाइलेशन है। राहुल ने इस बुक में अपनी स्ट्रगल्स की, अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी सेल्फ डिस्कवरी और सोसाइटी के रवैये के बारे में खुलकर बात की है। वो कहते हैं कि सब कुछ एक्सेसिबल, इंक्लूडिंग कोचिंग। कोचिंग क्योंकि जो यंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग कई बार कोचिंग को एक्सेसिबल नहीं पाते। तो हमें कोचिंग को भी एक्सेसिबल बनाना होगा। डिसेबिलिटी सिर्फ एक लेबल बन के ना रह जाए। अगर आपको लगता है कि इंक्लूजन सिर्फ एक एचआर की स्लाइड्स में सीमित रह सकता है, तो भूल जाइए। इंक्लूजन कहीं भी आ सकता है और वो हमें ही लाना होगा, समाज को लाना होगा, हमें लाना होगा। तो एंड तक देखिए इस पॉडकास्ट को, इस कन्वर्सेशन को सुनिए और सोचने को मजबूर हो जाइए। तो मिलते हैं राहुल रावल से। तो वेलकम राहुल। थैंक यू सो मच आभा। तो मुझे ये बताइए कि जैसे आप इंक्लूजन की बात करते हैं हमेशा, आप बहुत बात करते हैं इंक्लूजन के बारे में, आप लिखते भी बहुत हैं। तो इस मिशन में इस मिशन में आने का, इंक्लूजन के बारे में, इस जर्नी में, और कहाँ से आपको ख्याल आया, आपने ऐसा क्यों सोचा कि आपको इसको अपना लाइफ का मिशन बनाना है? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा मोमेंट जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। सो इफ आई रिफ्लेक्ट बैक कि क्या हुआ होगा, मतलब व्हाट विल बी, व्हाट वुड हैव बीन द स्टार्टिंग पॉइंट, और क्या ट्रिगर। पर मुझे लगता है ना, कोई एक ऐसा ट्रिगर नहीं है, या फिर कोई, इट्स नॉट वन इंस्टेंस। एंड आप, यू वुड अंडरस्टैंड बेटर, we are someone living the whole life with with disability. And so I've spent 4 decades living with disability. So it's like कि वो आपको ना रोज कुछ ना कुछ, इट्स लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आपको रोज कुछ ना कुछ पता चलता है कि अच्छा, ये ठीक नहीं है, या ये थोड़ा और बेटर हो सकता है, या मेरे लिए चल रहा है बट बाकियों के लिए शायद सही नहीं है ये। तो एंड along the along this journey, in this journey, uh, मुझे और ये रियलाइज हुआ कि ना, एंड मैं बहुत बार ये बात बोलता हूँ कि मुझे कभी कभी लगता है कि आई हैव बीन लकी। एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट इज कि ऐसा लगता है कभी कभी ना, सारे सितारे एक साथ अलाइन होना, कि यू गेट दैट काइंड ऑफ अ फैमिली हु इज वेरी सपोर्टिव, पेरेंट्स, सिबलिंग, एंड द एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स, कलीग्स। ऐसा लगता है कि जैसे हर कोई ना साथ आता गया इस पूरी जर्नी में। हम्म। एंड हाउ इट टर्न आउट टू फॉर मी। फिर मुझे लगा कि, फिर मतलब, बट आई डू रियलाइज कि शायद सब इतने फॉर्चुनेट नहीं होते। मे बी चीजें मुझे मिलती गई, आई डोंट नो। पर फिर मुझे लगा कि मैं कैसे, हाउ कैन आई गिव इट बैक टू द सोसाइटी दैट व्हाट आई हैव रिसीव्ड। एंड then over the last few years there has been a lot of learning through the projects I have been doing, in and out of, because of my professional journey, and otherwise as well. So I thought ki, okay, learning is enough now. No, so learning is not never enough, but learning will keep happening always, like we always keep learning, right? But now it's the time to execute. How will I make that impact now? सिर्फ बातें करने से impact नहीं होगा, उस पे एक्शन लेना पड़ेगा। तो आई थिंक दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। Okay. So Thrive and Include, you are the founder of Thrive and Include. So what is Thrive and Include?
Thank you. Someone is asking that question. Thrive is for so thrive and include is it stands for what I what my fundamental core belief is. Thrive is for coaching, and include is for inclusion. And the idea behind thrive and include is one is democratizing coaching, Okay. and inclusion is what I keep doing, the disability inclusion or all kinds of inclusion, not just disability, but I I practically or more generally on disability inclusion, क्योंकि वो हम जी रहे हैं, तो वो हमें पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो Mm, सत्य है, मतलब वो उसकी कोई दूसरी वो नहीं है, मतलब कोई मुझे इसमें ये नहीं कह सकता कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है. mm, Someone from the outside cannot tell me, no, this does yeah, not work like this. yeah, So yeah. I think that's why our prime focus is disability inclusion in Thrive and Include. But yeah, in a nutshell, that's what is Thrive and Include stands for. हम्म. ओके. ओके. सो इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? मैं इस पे ना थोड़ा सा मैं थ्राइव पे पहले फोकस करता हूँ, एंड मैं ब्रेक करता हूँ थ्राइव और इंक्लूड, दोनों पे मैं हाउ आई वांट टू वर्क थ्रू दिस. एंड तो थ्राइव की बात करते हैं, तो थ्राइव कोचिंग, एंड इसके ना दो पार्ट हैं इस कहानी के. एक पार्ट ये है कि because of my corporate journey, in my corporate journey as well, and हम्म. overall, I come across a lot of clients, and even different friends in other organizations and a lot. या. With that kind of exposure, what I've seen is कि अभी की अगर आप कॉर्पोरेट उसमें देखोगे ना, तो कोचिंग इज लाइक अ एयरपोर्ट की जो वीआईपी लाउंज होती है ना, वो है. हम्म. So it is reserved for very few, या. and very few would mean high potential हम्म. employees or candidates. हम्म. वो इसलिए क्योंकि see, at the end of the day, all the corporates are businesses, right? And every business wants to maximize. या. And in वो maximization की होड़ के अंदर हर कोई बस ROI देख रहा है. और पैसा किस पे लगाओगे आप? जो आपके हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज है, आप उन्हीं के ऊपर वो खर्चा करोगे, उनको हम्म. कोचिंग. तो मुझे लगा कि वो ना गैप है. हम्म. एक जो अच्छा एक हाई पोटेंशियल है उसके अंदर, तो वो तो हाई पोटेंशियल है ही. मे बी थिंग्स आर वर्किंग फॉर दैट पर्सन, राइट? एंड दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज हाई पोटेंशियल. हम्म. But there is another side, the people who are struggling, the people who are coming from the maybe some kind of disability or any, and maybe some other coming from the other marginalized communities, या. or maybe struggling in life in general, right? And the people who need that kind of handholding, या. तो उनके पास एक्सेस नहीं है. हम्म. तो वेरी फ्यू. सो वी आर नॉट इन यूएस, वी आर नॉट इन वेस्ट, जहाँ पे लोग जाके बहुत खुद ही पर्सनलाइज अपनी कोचिंग लेते हैं, दे पे फॉर इट. वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ सोसाइटी इन इंडिया राइट नाउ. हम्म. वी आर इवॉल्विंग, एंड इट विल टेक some time. हम्म. But the idea is to take the coaching, as I said, democratizing coaching, to take the coaching to those individuals who really need it. हम्म. And ये आया क्यों? ये मेरे को अपने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से ट्रिगर हुआ हम्म. कि 4-5 साल पहले, मतलब not in a typical coaching conversation, but in a similar conversations I was having with someone. I realized, those were very good conversations, and they helped me a lot. But मुझे लगा कि कहीं ना वो सामने वाला इंसान ना वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ. मैं हम्म. उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपनी व्हीलचेयर पे बैठा हूँ. मेरे साथ में एक कोई इंसान है, वो खड़ा है. हम दोनों सामने एक एक डार्ट बोर्ड को देख रहे हैं. हम्म. तो हम दोनों देख सेम चीज रहे हैं, हम्म. पर मेरा एंगल और उनका एंगल अलग है. डिफरेंट है. या. या. एंड वो एंड इट इज नॉट देयर फॉल्ट. सो यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, या. राइट? इट्स एज सिंपल एज दैट. या. तो मुझे लगा कि कहीं ना कोचिंग के डोमेन के अंदर, व्हेन आई रिसर्च एंड फिगर आउट, स्पेशली इन इंडिया,
there are not a lot of coaches who are coming from uh, the impacted community itself. Hmm. Hmm. So I thought maybe, you know, this is a gap where I can pitch in. I can support there. Yeah. Yeah. And so this is for Thrive. Include is it it comes very naturally to me that, over the years, in one form or another, I've been working towards inclusion inside the corporate journey or outside the corporate journey. It's a mix of a lot of things, and so it's not a sob story. ये कोई एक रिवेंज स्टोरी नहीं है कि नहीं मुझे किसी से बदला लेना था मैं साइबर इंक्लूड शुरू करी. It's a good story that, how, because everyone has supported me so well, Yeah. now it's my turn to uh, make a platform and support, however I can. Yeah. 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 So what you mean to say, जैसे हम कहते हैं, अ, जब तक हम किसी और के जूते में पाँव नहीं डालते हमें खुद को नहीं पता बिल्कुल. चलता. So nobody बिल्कुल. also tell us how to tie the laces then. Right. And you have always talked about inclusion beyond tokenism. बिकॉज मोस्टली हम देखते हैं कि इंक्लूजन एक टोकनिज्म फॉर्म में, एक सुपरफिशियल फॉर्म में रह जाती है. तो कैन यू गिव अस एन एग्जांपल कि कहाँ कॉर्पोरेट लेवल में ये ऐसा होता है बियॉन्ड टोकनिज्म? ओ, ये मैं आपको एक बहुत एकदम सरल सा एग्जांपल देता हूँ. हम्म. और थोड़ा सरल सा एग्जांपल कटाक्ष से भरा. तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद सम स्टैटिस्टिक्स. ओके. तो अगर आप हम स्टडी करें कि हमारा जो जो जनगणना है वो कितने डिसेबल्ड लोगों की बात करता है, तो इट टॉक्स अबाउट, एक तो पहली बार 2011 में लास्ट टाइम हुआ था, और हम्म. उसमें भी ये बात करते हैं कि 2.2% पीपल विद डिसेबिलिटी. या. अब नाउ इमेजिन अ कंट्री लाइक अमेरिका, which is so developed, who have, they have kind of infrastructure, healthcare facilities and everything, right? हम्म. Uh, if America has 10 to 15% of people living with disability, हम्म. how can India has 2.2% people living with disability? And there's also another study which tells us that more than 60 to 70% of population of people with disability live in the Southeast Asia या. in the world. हम्म. So आप hub हो, ठीक है, you are the hub of people, you are in the hub of people living with disability. हम्म. और हम कहते हैं कि हम 2.2% हैं सिर्फ. इट्स लाइक कि आप देख के नकार रहे हो कि ये हाँ. नहीं, हाँ. ये तो है नहीं, है ना. हम्म. हम्म. तो आप एग्जिस्टेंस को नकार रहे हो. तो हम्म. उसका उसके दो रीजन है. एक तो मे बी शायद पहले वो डिसेबिलिटी की जो डेफिनेशन भी थी आरबीडब्ल्यूडी एक्ट की, वो इतनी वो नहीं थी. आई हम्म. थिंक सिर्फ 6 या 7 टाइप की डिसेबिलिटीज कवर होती थी. अब 21 टाइप की हैं. तो बिल्कुल. वो नंबर अपने आप इंक्रीज होगा. हम्म. बट अगर हम एक हम्बल नंबर भी लेके चलें, तो कम से कम भी हम 10% या. की आबादी हैं इस देश या. की, कम या. से कम. It could be more, but at any given point, we are at least 10% of India's population, which makes us for 14 crore in the present scenario. या. But अगर हम, अब टोकनिज्म पे आता हूँ मैं, ये मैंने कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर दी. अब मैं टोकनिज्म पे आता हूँ कि अब हम जब बाहर जाते हैं, हम्म. या हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, जब मैं अपने ऑफिस जाता हूँ या मैं और ऑर्गेनाइजेशंस को देखता हूँ, हम्म. तो क्या मुझे हर 10 में से एक इंसान विद डिसेबिलिटी दिखता है? नहीं हम्म. दिखता. मैंने कुछ टाइम पहले एक रिसर्च करी थी, मैंने लिखा भी था अपने लिंक्डइन पे. हम्म. इफ आई टॉक अबाउट टॉप 1000 कंपनीज इन इंडिया हम्म. and top 1000 listed companies, I'm talking about the big conglomerates and all these big names. The हम्म. the average the average size of people with disability in the corporates in India, in the top 1000 organization, is less than 0.5%. हम्म. यानी 100 में से आधा इंसान एक डिसेबिलिटी का आपको एक कॉर्पोरेट में दिखेगा. हाँ. हाँ. दैट टॉक्स अबाउट टोकनिज्म, कि हाँ. आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द सोसाइटी. या.
तो जो आपकी सोसाइटी की असलियत है वो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दिख रही, तो या वो और आपने हर 1000 के अंदर एक या दो पीपल विद डिसेबिलिटी हायर कर रखे हैं, हम्म तो दैट इज टोकनिज्म इन इट्स जायंट फॉर्म. जी एंड देन उसके बाद मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर टॉकिंग अबाउट DEI. सब गला फाड़ फाड़ के चलाते हैं लिंक्डइन पे DEI DEI, बट देखो चैट जीपीटी से एक अच्छा कंटेंट बना के लिखना, छाप हम्म देना लिंक्डइन पे एक अलग बात है. हम्म उसको एंड उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट एट द सेम एट एज लॉन्ग एज यू बिलीव इन इट एंड यू टेक एक्शन ऑन इट, या और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है. हम्म हम्म, तो वो अभी कहीं ना कहीं इंटेंट की बहुत कमी लगती है मुझे. बिल्कुल. सो इट्स लाइक अ बजवर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसलिए इतनी बात होती है DEI पे. बट टोकनिज्म का सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही है कि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्टिव ही नहीं है सोसाइटी की. तो बाकी चीजें तो बाद की बात है. आप हम्म कोई एम्प्लॉय आ जाए, उसके बाद आप रैंप बना रहे हो या फिर आप कुछ थोड़े मोटे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, वो पहले होनी चाहिए सब चीजें, ताकि आप उन लोगों को इनवाइट कर सको कि हम्म आप आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करिए. नॉट द अदर, नॉट द अदर वे अराउंड. Yeah, in at every step, even at the point of interview, or even या while advertising the vacancy, तो या वहां पर कितनी एक्सेसिबिलिटी है, वहीं से स्टार्ट होना चाहिए. तो DEI एग्जैक्टली. तो सिर्फ एक रिचुअल काइंड ऑफ थिंग है कि हमें साल में एक बार करना होता है. और या उस दौरान भी जो वर्कशॉप्स होती हैं या वर्चुअल वर्कशॉप्स हैं या जो भी हैं, what I have noticed is people are very much disinterested. वेरी That, मच. एंड आई टेल यू, मेरे को ना एक बार मुझे ये बहुत लगता है, खासतौर पे दिसंबर के महीने में, hmm, क्योंकि जब जैसे मैं स्टार्टिंग में इंटरनेशनल पे डे फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी आता है, एंड देन हाँ उस टाइम सारी ऑर्गेनाइजेशन लग जाती हैं गाना गाने के लिए हाँ इसका. हाँ और मोस्ट ऑफ देम, व्हाट यू विल नोटिस दैट मोस्ट ऑफ देम विल बी डूइंग कि किसी डिसेबल्ड पीपल, एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी, दे विल टेल देम, आस्क देम देयर स्टोरी, आपको क्या yeah, प्रॉब्लम आई लाइफ में, और बिल्कुल बिल्कुल. आपने दैट Yeah, motivational talk type. So apologies for the words I'm using, but I call it inspiration porn. yeah, yes, there. क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक एक वेरी मोमेंटरी ग्रेटिफिकेशन कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज के लिए, कि आप बुला रहे हो उनको, देखो ये ऐसा हो गया, एंड देन इट इज जस्ट अ चेक बॉक्स Yeah, एंड नथिंग एल्स. yeah. When you talk about intent, आप कह रहे हैं, मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया इस तरह का. मैंने भी बहुत ज़्यादा वर्चुअल इस तरह से वर्कशॉप्स दी हैं, या मोटिवेशनल टॉक जिसको कहते हैं, इंस्पिरेशनल पॉन. तो उनसे पूछो कि हमें क्या कहना है, मतलब किस बारे में है, क्या टॉपिक डिस्कस करना है. तो दे वुड से कि आप अपनी लाइफ का बता दीजिए. दे राइट. दे नेवर आस्क कि वर्क प्लेस को कैसे इंक्लूसिव बनाना है, या डिसेबिलिटी एटिकेट किसको कहते हैं, डिसेबिलिटी इंक्लूसिव लैंग्वेज क्या होती है. दे नेवर वांट टू लर्न दैट. हमारी जिंदगी राइट. में क्या बीता, हम सुबह कैसे उठते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे तैयार होते हैं, वो सुन के जो उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है, हार्ट वार्मिंग वाली फीलिंग आती है. आई थिंक कि ये जो DEI वाला कॉन्सेप्ट है, इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कल्चर ने अच्छे से समझा भी है इसको. मुझे नहीं लगता कि समझा है, क्योंकि ये और क्या. वो बहुत सैड चीज है वो, क्योंकि हाँ आप इसको ना, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि देखो डाइवर्सिटी इज रियल, राइट, इट्स या रियल. आप देखो या आप ना देखो, वो हम्म है ना. तो वो वैसी चीज है. तो और अब डाइवर्सिटी है तो आपको उसके लिए इक्विटेबल वो उसको बनाना पड़ेगा, ताकि वो हम्म हर किसी के लिए एक जैसा काम करे चीजें. हम्म और जब वो ऐसी चीजें होंगी, तो इंक्लूजन अपने आप से बनेगी. सब लोग इंक्लूडेड फील करेंगे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी सबके लिए. हम्म तो इट इज एज सिंपल एज दैट. मुझे लगता है कि जैसे हमें किसी को क्या हमें एक कंसल्टेंट की जरूरत होती है एक ऑर्गेनाइजेशन को, ये हम्म सिखाने के लिए कि सामने वाले इंसान को रिस्पेक्ट कैसे करनी है, हम्म वैसे ही
हम्म, हमें आज एक इंक्लूजन कंसल्टेंट की जरूरत ही क्यों है? हम्म, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरी जॉब, मैं ये चाहता हूँ, मेरा एम ये है कि अगले कुछ सालों में मेरी जॉब खत्म हो जाए। हम्म, मेरे को nobody needs an inclusion consultant and advisor in the world. या uh, I should not be needed. हम्म, हम्म, uh, that should be the output at that I am working for, कि यार हम्म, इतना सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए। हम इतना उसको बजवर्ड्स यूज करते हैं कंसल्टिंग एडवाइजरी में, कि उसको ऐसा बना देते हैं कि ये तो ऐसी चीज है जो कि बहुत ही जो कि बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड है या कोई है उसी को समझ आएगा। तो ये हाँ, तो वे ऑफ लाइफ है ना। हाँ, बिल्कुल, ये किसी को समझाने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इन वन ऑफ माय प्रीवियस पॉडकास्ट एपिसोड्स, तो मैंने जिनका लिया था तो वो बता रही थी, पूजा सुब्रमण्यम। वो बता रही थी कि मैंने एमबीए किया और मैं इंटरव्यू जब देने गई, एंड शी वाज स्वेटिंग एंड गैस्पिंग, जो कि क्योंकि वो वॉकर से चलती हैं। तो कह रही वो मेरा पहुंचते ही, इंटरव्यू होने से पहले ही खत्म हो गया। कि जो इंटरव्यूअर्स थे दे अज्यूम कि ये तो अपना रोल कैसे प्ले करेगी अगर ये यहाँ जॉब करने आएगी। तो इस तरह की जो अजम्पशंस हैं और ये सब, तो नोबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है, या राइट। उसकी एफिशिएंसी पे क्यों डाउट किया जा रहा है, उसकी एफिशिएंसी या पे कि वो कर पाएगी या नहीं कर। वो पहले ही अज्यूम कर लिया जाता है। तो आई थिंक दिस इज ऑल अ शैम, एक जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो डीईआई वाला कॉन्सेप्ट है हमारी कंट्री में, कहीं ना कहीं ये सुपरफिशियल है बहुत ज्यादा। अभी तो है। या या अभी तो है फिलहाल, क्योंकि हाँ, मैं तो ये कहता हूँ जब तक आपको एज ए डीआई कंसल्टेंट की जरूरत पड़ रही है तब तक आप लगा के चलो कि वो सुपरफिशियल ही है। हम्म, क्योंकि आपको जो चीज इतनी नेचुरल है अगर आपको वो समझ ही नहीं आ रही, हम्म, तो आप एक, पता नहीं आप कौन सी बनावटी दुनिया में जी रहे हो कि आपको लग रहा है कि ये तो कोई अलग सी चीज है जो मुझे कोई और समझाएगा आगे, पढ़ाएगा आगे तो मुझे समझ आएगा। हाँ, तो तब तक वो सुपरफिशियल ही है जब तक हमारी जरूरत है। राइट, राइट, राइट। सो राहुल, आप लिखते भी हैं, मैं क्योंकि काफी समय से जानती हूँ आपको। सो यू राइट अ लॉट, आप ब्लॉग्स में भी लिखते थे, और आपने अपनी जो भी एसेज को कंपाइल करके एक बुक एंथोलॉजी रिलीज की थी, ब्लू क्रेयॉन्स। तो बहुत ही मुझे ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा आपका। तो ब्लू क्रेयॉन्स जो ये नाम है, ये नाम क्यों रखा ब्लू क्रेयॉन? इसका ना मैं बताता हूँ इसके पीछे, आई विश आई कुड हैव अ वेरी अ डीप स्टोरी इसके पीछे। पर इसके पीछे ना बहुत सिंपल सा एक लॉजिक था। एक तो क्रेयॉन्स इसलिए क्योंकि जो, एज आई सेड, इट्स अ एंथोलॉजी, राइट? इट्स अ कलेक्शन ऑफ 40 स्टोरीज। हम्म, तो 40 stories in 40 different themes and different subjects. So, like in a box of crayons, there are so many different colors, हम्म, and hence 40 different stories, different colors, different themes. Blue is my favorite color, and hence the blue crayons. ओके, It is as simple as that. ओके, ओके। Yeah. तो इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक ऐसे है जो आपके दिल के बहुत करीब है? इसके पीछे मैं एक बहुत आपको फनी एनेक्डोट बताता हूँ, एंड मे बी you will understand कि where I'm coming from. तो how I started writing, उस पे जाता हूँ मैं। पहले तो मैंने नहीं लिखता था, हम्म, एंड इवन लिखना तो छोड़ो, मैंने पढ़ना भी बहुत लेट शुरू किया है। आई वाज नॉट इनटू बुक्स एंड ऑल, इट्स वेरी लेट इन लाइफ दैट आई स्टार्टेड रीडिंग। उससे पहले मतलब बच्चे होते तो वो चंपक और वो कॉमिक्स वगैरह पढ़ता था, वो है मतलब, उसको मैं रीडिंग में नहीं गिन रहा अभी। हम्म, बट the books that started very late in life. But so one evening, I think it was 2007, and 31st December 2007 in the evening, I was just very um, not angry, but um, इन सच ए मूड की, यार ये क्या पागल बनती है, मतलब एक डेट चेंज हो रही है, लोग ऐसे पगलाए हुए हैं कि भाई क्या बदल रहा है। मतलब एक वो होता है ना आप, एंड इन 2007 आई वाज व्हाट 17 18 years younger. So that kind of, maybe young blood, and like यार क्या ही चेंज होगा मेरी जिंदगी में, क्या बदलने वाला है, 31 दिसंबर की 1 जनवरी हो जाएगी, तो यार वैसे वाला माइंडसेट पूरा।
तो उसमें मैंने कुछ तो जाके ना एक ब्लॉग क्रिएट किया गूगल पे। उस टाइम ओके। पे स्पीकिंग माई माइंड का नाम था, मुझे याद है। ओके। तो मैंने लिख दिया कुछ कुछ उसके ऊपर। एंड और उस टाइम पे फेसबुक को काफी सीरियसली लिया जाता था। तो और जो भी कोई पोस्ट करता था लोग देखते थे, पढ़ते थे, ध्यान देते थे। वो टाइम था जब सोशल मीडिया को बहुत सीरियसली लिया जाता था। तो तो कुछ लोगों ने पढ़ा और एंड दे फैन दैट फायर। एंड लाइक उन्होंने बड़ा कमेंट किया, somebody एक्नॉलेज। एंड मुझे लगा यार शायद मैं अच्छा लिखता हूँ। तो मतलब मुझे ऐसे भ्रम हुआ शायद मैं अच्छा लिखता हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग मोर। एंड धीरे धीरे इट स्टार्टेड आई 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 सो व्हाट हैपेंड वाज कि मुझे लगा कि शायद ये मेरा हुक है। हम्म। maybe I had this in me, but I never explored. And so I started writing. And I think तो अगर वो बुक में नहीं है ये ऐसे, बट अगर मैं से पूछूं कि बिकॉज दिस गॉट मी इनटू राइटिंग, ये फ्रस्ट्रेशन वहां से भरा जो एक ऐसे लिखा था मैंने एक 31 दिसंबर की शाम को जब सब लोग पार्टी कर रहे थे। तो आई थिंक मेरा फेवरेट वही रहेगा क्योंकि इट गॉट मी इनटू राइटिंग। एंड या। देन since then it's never looking back. Yeah. सो यू गॉट फीडबैक फॉर दिस बुक? कैसा लोगों ने I पसंद got किया? feedback. हाँ, और फिर जैसे 2018 या 19 में रिलीज हुई थी ये बुक। हम्म। और अ, वो होता है ना, मतलब यू मतलब आई वाज काइंड ऑफ अ डे ड्रीमर काइंड ऑफ। एंड मैं सोच रहा था कि नाउ आई विल बी अ पब्लिश ऑथर। एंड अब सब मैं जाऊंगा, लोग कहेंगे वो देखो राहुल रावल है, ऑथर है ल्यूक रेयॉन्स के। हम्म। मतलब एक वैसा होता है ना, आप अपने एक अब एक सेल्फ इमेज बनाना शुरू कर देते हो कि वो सब बदल जाएगा जैसे ही मैं पब्लिश ऑथर होऊंगा। तो और एक दिन मेरी बुक के ऊपर टाइटल के साथ 1 मिलियन कॉपी सोल्ड बेस्ट सेलर लिखा होगा जैसे हम पढ़ते हैं बाकी विख्यात जो ऑथर्स होते हैं उनके उस पे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। So I was very humbled by. one of your lines is one of your lines is I discovered compulsive disorder of storytelling. So Yes. you say that you have a compulsive disorder of storytelling. So do you find कि ये storytelling therapeutic होती है? It heals? बहुत ज्यादा। एंड मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपने बताया ना कि यू नो द फीडबैक व्हाट आई को ना टू मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जब अब एक तरीके से वो तो हुआ नहीं जो मैं सोचा था कि लोग मुझे जानेंगे और ऐसा 1 मिलियन कॉपीज ऑफ बेस्ट सेलर, तो वो सब कुछ नहीं हुआ। बट व्हाट हैपेंड वाज कि जितने लोगों ने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा अलग अलग। बट आई रियलाइज कि जैसे आपने पढ़ा तो आपने मुझे बोला मुझे ना ये 5 स्टोरी अच्छी लगी 40 में से, जो मुझे जिसमें मैं रिलेट कर पाई। ऐसे जितने मतलब 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, मतलब वट एवर द नंबर इज, आई रियलाइज कि ऑल द 40 स्टोरीज गॉट कवर्ड इन दैट फीडबैक। Mm-hmm. सो what it made me what it made me realize is कि there is so much nuance to the human behavior Yeah. कि um, किसी को कुछ पसंद आ रहा है, किसी को इट्स लाइक अ होल रेंज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो कि मुझे मेरे सामने आया। और मुझे और इट गॉट मी इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी लेटर ऑन। एंड थेरेपेटिक की बात पे ये भी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा होता था कि आई एम गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ इमोशन, समथिंग हैपेंड और आई सॉ समथिंग, आई लिसन टू समथिंग, आई हर्ड समथिंग, समथिंग हैपेंड एंड इट ट्रिगर्ड समथिंग इन मी, राइट? अब मुझे वो निकालना है। अब बहुत बार होता है कि आप जो हुआ है वो नहीं लिख सकते क्योंकि Naturally. यू I understand. इट कम्स विद लिमिटेशंस, expressing also comes with limitations Yeah. sometimes. क्योंकि तो वहां मैं पे कहानियों का बहुत जरिया लेता था। बहुत लोगों का ध्यान मन में आ जाता है, हमारे पेरेंट्स पढ़ेंगे तो हाँ, क्या होगा, हमारे फ्रेंड्स एग्जैक्टली, पढ़ेंगे तो क्या होगा। सो एग्जैक्टली। लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो बहुत बार मैं ये कहानियां बनाता था और इन कहानियों के पीछे छुप के वो एक्सप्रेस करता था जो कि जो मुझे फील हो रहा है, या। बट देन इन डिफरेंट स्टोरी। So, हम्म। but it's not that's how it helped. It या। sometimes I would write for 2 3 hours और मुझे पता नहीं चलता था। मैं लिखते लिखते मैं लिख रहा हूँ और मैं इन अ मेडिटेटिव स्टेट।
एंड आफ्टर दो 2-3 आवर्स आई फील लाइक ओ लाइक मैं पता नहीं कितना आध्यात्मिक वो कुछ वो करके बाहर उस सेशन से बाहर आया हूँ ऐसा लगता था एंड या इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस बस्टर। बहुत इट इज अच्छा, इट इज राइटिंग इज वेरी गुड। सो यू से दैट सॉलिट्यूड इज नॉट लोनलीनेस। शायद वो यहीं से कहीं से निकल के आया है, वही या 31 दिसंबर की रात को। 31 दिसंबर की रात को एंड ओवर द पीरियड आफ्टर एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट after so many not so many but after a few heartbreak also uh, you realize that and ना पता है क्या होता है हमें ना हमारी सोसाइटी की एक बहुत कंसिस्टेंट कांस्टेंट कंडीशनिंग है कि हमें ये बताया जाता है कि यू ऑलवेज नीड समवन टू फील कंप्लीट to feel full in yourself, wholesome in yourself, you need someone। नहीं तो तुम किससे बात करोगे, नहीं तो तुम किससे शेयर करोगे, ये वो हमें बहुत कुछ बताया है ये सब चीजें। एंड आई थिंक हर चीज के पीछे जो चीज हमें बताई जाती है वो कुछ हद तक सच होती है, कुछ हद तक एजेंडा होती है। ये हमें समझना चाहिए। तो बट बात ये है कि अगर मैं बोलूं कि कुछ पढ़ के या किसी के समझाने से ये बातें किसी को समझ आती है तो वो भी नहीं होता। इट इज योर ओन जर्नी, वी जस्ट लिव थ्रू इट एंड वी अंडरस्टैंड। So I think that's what happens with me and it happened with me as well कि over this journey there was time and there was frustration, there were heartbreaks, and then one day I just woke up very light and yeah, I think that's where I found my peace कि यार ठीक है, uh, I'm enjoying it and yeah, so that's how it is now। या यू So शुड। that's what I'm saying। तो मुझे लगता है कि हमें खुद होलसम होना चाहिए। या कोई आ रहा है वो बोनस है, और कोई नहीं आ रहा तो भी आप 100% हो, किसी के आने से आपको 120% होना है। बिल्कुल आपको 100 से कम नहीं होना खुद से भी। बिल्कुल। हम अपने आप में ही कंप्लीट हैं, मतलब ठीक है। एग्जैक्टली। या या तो स्टोरी टेलिंग इज वेरी एम्पावरिंग। मुझे अब आपसे बात करके मुझे प्रूफ मिल गया है इस बात का। सो इंक्लूजन का इंडिया में क्या फ्यूचर है? इंक्लूजन का इंडिया में फ्यूचर, तो मेरे को ना अभी मैं इसको थोड़ा उस तरीके से बताता हूँ कि जैसे कुछ लोग ना अभी, मतलब एक तो बहुत आयरॉनिकल लगता है मुझे ये कि इन अ कंट्री वेयर वी हैवंट इवन स्टार्टेड इंक्लूडिंग and we haven't even scratched the surface of DEI। And when someone comes to me from the different organizations and ask me कि ओ राहुल, वेस्ट में तो ऐसा हो रहा है, यूएस में तो डीआई को लेके ऐसा हो रहा है, अब इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ेगा। अरे ये तो भाई पहले इंडिया में करो तो सही। शुरू तो पहले कुछ शुरू तो करो, फिर तो इम्पैक्ट आएगा। तो हाँ तो देखो, जो अमेरिका में हो रहा है ना वो हो रहा है कि जैसे अभी इंडिया में हम जैसे कास्ट सिस्टम को देखते हैं ना, हमें हाँ लगता है कि बहुत कोटा है ये है। बिल्कुल। तो अमेरिका में जो हो रहा है वो कोर्स करेक्शन हो रहा है मोस्टली। एंड इंडिया में तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ होना ठीक से। तो इंडिया में फ्यूचर तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम एज अ सोसाइटी, हाउ आई सी इज दैट we are not united in a in kind of a there's no belief system। We are very much divided into so many different belief systems and तो कहीं ना कहीं इंक्लूजन इन itself जो है वो अभी बहुत ही डिवाइडेड है एज अ बिलीफ सिस्टम। यहाँ पे अभी तो हमें उसकी जरूरत है कि हम इसको कंसोलिडेट कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो होता है ना कि कोई अभी क्या होता है कि आपसे कोई इंक्लूजन की बात करता है या डीआई की बात करता है, आपको लगेगा यार ये कितनी हैवी बातें कर रहा है, ओ इतनी ज्ञान वाली बातें कर रहा है, मुझे समझना ही नहीं है। क्योंकि हमने उसको ऐसा बना दिया है। हमने बनाया नहीं है, हमने क्या किया, हम हमारी आदत है, हम वेस्ट से कॉपी पेस्ट करते हैं सब कुछ। हाँ तो हाँ जो बाहर हो रहा है हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे ज्यादा, हम खाएंगे सही बात है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो हम्म इसलिए वो हमें भारी लग रहा है, हम्म क्योंकि उस चीज को अभी हमने अपने कॉन्टेक्स्ट में देखा ही नहीं है।
हम हम्म। देख नहीं रहे कि इंक्लूज व्हाट इंक्लूजन मीन्स फॉर इंडिया, या। व्हाट इंक्लूजन मीन्स फॉर इंडियंस, व्हाट इंक्लूजन मीन्स फॉर आवर सिस्टम एंड आवर सिस्टमिक फेलियर्स। हम्म। तो सबसे पहले हमें जरूरत है इंक्लूजन के अगले कुछ साल में, भी 5 साल 10 साल में, इसको बहुत सिंप्लीफाई करने की, कि ये एक वे ऑफ लाइफ बने, मतलब हम्म। स्टार्ट फ्रॉम द अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, आई वुड से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्कूल्स की, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की, कि बच्चों को सबसे बड़ा, एंड सिर्फ स्कूल से की नहीं बनती, हमारे घर पे हर उन पेरेंट्स की भी बनती है, कि या। आप अपने बच्चों को कैसे आप अर्ली एज में इंट्रोड्यूस करवा रहे हो डाइवर्सिटी से उनको, आप बता रहे हो कि इंक्लूसिव कैसा होना है। या। और जब ये जनरेशन एक उस 8 से 10 साल बाद वहां पहुंचेगी जहाँ पे ये एग्जीक्यूशनिस्ट होंगे, हम्म। हमें उसका असर तब होना दिखना लगेगा। क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि अभी जो हमारी जनरेशन है, या जो हमारे से आसपास की जनरेशन है, 5 साल 10 साल कम या 10 साल ज्यादा, अभी हम बहुत ज्यादा ट्यून्ड हो चुके हैं ऑलरेडी एक उसमें, और हम अपने बैरियर्स को तोड़ने को तैयार भी नहीं है। तो इट्स सो दैट्स सैड सिचुएशन। या। तो मेरी जो उम्मीद है पूरी, वो आने वाली जनरेशन से है, कि वो कैसे इसको बदल सकते हैं, हम वहां पे कैसे इम्पैक्ट ला सकते हैं इनका। चाहे हमारे बाद हो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ। बात होनी शुरू हो गई है, कॉन्वर्जेशंस स्टार्ट हो गई हैं। आई या थिंक वी आर लेइंग डाउन द फाउंडेशन फॉर दैट। या और या थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया हमें, एंड इट वाज थैंक यू। डिस्कशन, बहुत इंटरेस्टिंग रहा आपसे बात करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई लव टॉकिंग टू यू।